वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। इस स्लाइड के अंदर मतलब इस पेज के अंदर मैंने आपके वर्ण विचार पूरे के पूरे लिख दिए हैं। वर्ण विचार क्या होती हैं, वर्ण क्या होती हैं, वर्णमाला क्या होती है, स्वर व्यंजन उनके भेद और उच्चारण दृष्टि से उनके भेद तथा उच्चारण प्रत्यय के आधार पर भी उनके भेद, मतलब मैंने वर्ण विचार पूरे के पूरे इस स्लाइड पे लिख दिए हैं। अगर आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वर्ण विचार, ठीक है। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी तो आप ले सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे वर्ण विचार में वर्ण भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि है। सबसे छोटी क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को हम भाषा कहते हैं। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अब आप कंफ्यूजन में इसलिए रहते होंगे क्योंकि यार क्या है ध्वनि, मतलब क्यों है ये सबसे छोटी इकाई, तो देख जानिए इसके बारे में। हम पूरी भाषा बोलते हैं। ये भाषा किस चीज़ से बने हैं? पूरे वाक्य से, मतलब हम कोई पूरे वाक्य बोलते हैं, उन वाक्यों से मिलकर हमारी पूरी भाषा बनी है। अब ये वाक्य कहाँ से बने हैं? वाक्य शब्दों से मिलकर बने हैं। अब ये शब्द कहाँ से मिलकर बने हैं? अब ये शब्द हमारे वर्णों से मिलकर बने हैं। इसलिए ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि वर्णों से ही पूरी भाषा बनती है, क्योंकि वर्ण ही वो एक मात्र आधार है पूरी भाषा का। क्योंकि अगर वर्ण नहीं होंगे तो हम भाषा को नहीं बना पाएंगे। देखो वर्ण है, हमने एक वर्ण उदाहरण ले लेते हैं, आसानी समझ में आएगा। जैसे कि उदाहरण ले, मेरा नाम भावना है, या फिर जब मैंने आपको जिस भी चीज़ से मैं बोल रही हूँ, जो मेरे मुँह से जो भी भाषा निकल रही है, वो सारी की सारी भाषा हम हैं। वो भाषा कहाँ से बनी है? हमारी वाक्य से बनी है। वाक्य से तो बनी है। अब मैं एक शब्द बोलती हूँ या फिर एक वाक्य बोलती हूँ, मेरा नाम भावना है। मेरा नाम भावना है, ये एक वाक्य बोला। अब ये वाक्य कहाँ से बने हैं? ये मेरा नाम भावना है कहाँ से बना है? शब्दों से मिलकर बना है ना, क्योंकि मेरा एक शब्द है, नाम एक शब्द है, भावना एक शब्द है, एक शब्द है। ये सभी शब्द जोड़े हैं, तब मैंने एक वाक्य बोला कि मेरा नाम भावना है। अब ये शब्द मेरा नाम भावना है, ये शब्द कहाँ से बने हैं? ये वर्णों से मिलकर बने हैं। मेरा एक शब्द है, मैं, ए, रे, आ, ये अलग अलग ये जो 4 वर्ण हैं हमारे, जिनसे शब्द बने हैं। शब्दों से वो बने हमारे वाक्य, और वाक्य से हमारी पूरी भाषा बनी है। इसलिए वर्ण हमारा सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, भाषा का आधार होता है, जिससे हम जोड़ जोड़ पूरी भाषा बना देते हैं। समझ में आया? और जो हमारे शब्द और वाक्य मैंने बोले हैं ना, ये व्यवस्थित भी होने चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगी शब्द और वाक्य के बारे में, तब आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझिए, वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसे होती है मैंने आपको बता दिया है। पूरी भाषा का आधार होता है ये, ठीक है। अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह मतलब वर्ण समझ गया हम। अभी वर्ण कौन कौन से होते हैं? हमने बचपन से पढ़ा था, ए, आ, ई, उ, ये सब पढ़े ना, क, ख, ग, घ। आप उस समय नादान थे, आपको पता नहीं था कि ये वर्ण है, या फिर ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, या फिर ये हमारी भाषा का आधार है। उस समय आपको नहीं पता था, परंतु अब पता चल गया आपको, है ना। ये सब हमारे वर्ण हैं। और जब ये हमारे ए, आ, ई या फिर क, ख, घ, ये सब हमारे जब जुड़ जाते हैं, जब एक माला बना लेते हैं अपनी, उसे वर्णमाला कहते हैं। इसकी पिक्चर यहाँ पर दी गई है आपको, आप देख सकते हो। इन्हीं व्यवस्थित समूह को, वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को, जहाँ पर सारे के सारे वर्ण एक साथ जुड़ जाते हैं, मतलब एक माला बना लेते हैं, उसी माला को वर्णमाला कहते हैं। परंतु वो व्यवस्थित भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कै, जहाँ पर ए आना चाहता था वहाँ पे कै लिख दिया, और जहाँ पर कै आना चाहता था वहाँ पे ए लिख दिया। ये व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला होता है, इसलिए व्यवस्थित लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसे ज़्यादा याद कर लेना। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इस स्वर को क्या है, व्यंजन क्या है? स्वर व्यंजन वैसे आपने पढ़े हैं, मुझे पता है, क्योंकि बचपन में मैंने भी पढ़े हैं और आपने भी पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं कि स्वर व्यंजन क्या होते हैं। स्वर व्यंजन, देखो स्वर व्यंजन इतना तो आपने पढ़ा है
कि भाई स्वर हमारे ए आ ई उ ये होते हैं, हमारे क ख ग घ होते हैं, ये सब आपने पढ़े हैं, परंतु ये होते क्या है रियल में? स्वर होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से किया जाता हो, या फिर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी की भी सहायता ना लेनी पड़े, उसे व्यंजन, उसे स्वर कहते हैं। जैसे कि ए आ ई ऐ उ औ, ये सब हमारे क्या है? स्वर है। 11 स्वर होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं, ठीक है। जब हम इन स्वरों को बोलते हैं, इन वर्णों को बोलते हैं, तब हमें किसी की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, मतलब किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम इसे स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। ए जब हम बोल रहे हैं तो किसी की सहायता लेनी पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। ए स्वतंत्र है, ए भाई अपना स्वतंत्र रूप से रहता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परंतु वो किसी की मदद जरूर करता है। वो किसकी मदद करता है? वो व्यंजनों की मदद करता है। देखो, स्वर तो अपने आप में स्वतंत्र है, परंतु व्यंजन स्वरों की सहायता लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन व्यंजनों को कहते हैं उन वर्णों को कहते हैं व्यंजन। जैसे कि ए कै खे घे घेड़े चे छे जे जे झे टे ठे डे ने पे फे बे बे में ये र ले शे शे शे, ये सब हमारे क्या हैं? व्यंजन है। क्योंकि जब हम इन व्यंजनों को, मतलब इन वर्णों को बोलते हैं, तब हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि ये गुलाम है किसके? स्वर के। जैसे कि ए, अब ए है, अब आप खुद फील करना, खुद अनुभव करना, तब आपको पता चलेगा। हमने बोला ए, हमने बोला खे, सॉरी ए नहीं कै, हमने बोला कै, हमने बोला खे, हमने बोला गे, हमने बोला ये। जब हम इन्हें बोल रहे हैं तो लास्ट में एक ध्वनि सुनाई देती है, खुद फील करना। हमने बोला ए में ए की, हमने बोला कै में ए की ध्वनि आ रही है, खे में भी लास्ट में ए की ध्वनि आ रही है। तो बस यही हमारा व्यंजन होता है। व्यंजन में हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है अगर आपको बोलना हो तो, ठीक है। जब हम बोलते हैं की, तो की में ई की ध्वनि आती है, कू में ऊ की ध्वनि आती है, और कै में तो बता दे कै में ए की आती है। तो यही हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। आई होप स्वर समझ गए हम। अब आते हैं स्वर के भेद, क्या कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जब हम इन्हें बोलते हैं। देखो, ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में और लिखने में कम समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में लिखने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता हो, उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जिसे बोलने में इन दोनों से 3 गुना ज्यादा समय लगता हो। किन्हें? प्लुत स्वर जिन्हें बोलने या लिखने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता हो, उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। सबसे छोटा भाई ह्रस्व स्वर, उससे बड़ा भाई दीर्घ स्वर, और सबसे बड़ा यानी कि भाई नहीं, उनके पापा जी प्लुत स्वर, ठीक है। तो सबसे छोटा भाई क्या हो गया हमारा? ह्रस्व स्वर। कौन कौन से हैं? ए ई उ री। री हमारा साथ में आ जाता है, पर री है नहीं, ठीक है। री है तो मतलब री इनका भाई नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए ई उ री, अब जब हम इन्हें बोल रहे हैं ना तो कम समय लग रहा है, और लिखेंगे तो भी कम समय लगेगा। परंतु जब हम दीर्घ स्वर को लिखते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ, कितना ज़्यादा समय लग रहा है ना। मतलब एक अगर हम ए बोले और आ बोले तो ए में कम समय लगता है, फिर आ में लगता है, ए में लगता है ना, तो ए हमारा ह्रस्व स्वर हो गया, और आ मतलब हमारा बड़ा भाई दीर्घ स्वर हो गया। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। बड़ा भाई को बोलने में लिखने में ज़्यादा समय लग रहा है ना दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से। प्लुत स्वर हमारे पापा जी हैं, इन्हें बोलने के लिखने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि उदाहरण है ओम। ओम एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ण है, ये शब्द नहीं, शब्द दिखता है ना, शब्द दिख रहा होगा आपको, ये शब्द नहीं है, वर्ण है। ये इस वर्ण को जब हम बोलेंगे या फिर लिखेंगे सबसे ज़्यादा समय लगता है, और आपको पता भी है ना ओम कितना पावरफुल भी है ना, ठीक है। तो आई होप समझ गए आप स्वर के बारे, स्वरों के बारे में। अब आता है व्यंजनों के बारे में। व्यंजन के होते हैं 4 भेद, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुंह या फिर हम बोल सकते हैं हमारा जो मुंह है वो किसी न किसी भाग को टच करता है। हमारी जीभ है वो किसी न किसी भाग को टच करती है हमारे मुंह की, ठीक है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत होती है परंतु मैं करवा दूंगी। यहाँ से मेन स्टार कर लो, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसे स्टार करो और एक इसे स्टार करो,
ओके, स्पर्श व्यंजन को मैं आपको बताऊंगी डिटेल से। यहाँ पर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने या फिर हम जैसे हम बोलते हैं फिर लिखते हैं, हाँ ये रही है, जिनको बोलने या फिर लिखने के अंदर लिखते या फिर बोलते हैं तब सबसे कम समय लगता है। मतलब ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। इन्हें जब बोलते हैं तो एक फटाफट बोल देते हैं, ये रेवेल, ये रेलेव, ये रेलेव, एकदम फटाफट बोल दिया हमने। ऐसे व्यंजन जिसको हम बहुत जल्दी बोल देते हैं और इसे समय भी नहीं लेता ये हमारा इतना, ठीक है, वो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है अंतस्थ व्यंजन य र ल व, हो गया। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब इन्हें हम बोलते हैं तो मुंह में सीटी सी आवाज आती है, जैसे कुकर की आवाज आती है ना सी वाली, ऐसे सीटी सी आवाज आती है और सीटी की आवाज भी आती है, ठीक है। और साथ में हमारे मुंह के अंदर उष्म या फिर गर्मी सी हवा आती, गर्म हवा आती है। वो हमारे जिस ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में ये सब होता हो, ये लक्षण हो जिससे बोलते वक्त, वो हमारा उष्म व्यंजन हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन सबसे इनसे थोड़ा सा अलग होता है, जैसे हमारा स्वर से अलग थोड़ा री हो गया ना, वैसे ही हमारा उस संयुक्त व्यंजन इन तीनों से अलग होता है। इसमें क्या होते हैं, देखो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये तीनों व्यंजनों के लिए जब हम बोलते हैं तो किसकी आवश्यकता करते हैं, किसकी आवश्यकता लगती है, कौन मदद करता है, स्वर करते हैं क्योंकि व्यंजन है। परंतु संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ना, इन्हें स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें व्यंजनों की आवश्यकता होती है। मतलब स्वरों की होती है परंतु व्यंजनों की होती है इन्हें। ये दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। तो पहले ये थोड़ा थोड़ा आपने समझ लिया, पूरी तरह समझते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कैसे लेके मैं तक 25 होते हैं। अब इन 25 व्यंजनों के हमने वर्ग बना दिए हैं, हर लाइन का एक नाम रख दिया। पहली लाइन को हम कैवर्ग बोलेंगे, दूसरी को चैवर्ग, तीसरी को टैवर्ग, चौथी को तैवर्ग, पांचवी को पैवर्ग। इन सब के हमने लिख दिए हैं नाम, ठीक है। इन सब के हमने एक वर्ग बना दिए हैं, कवर्ग, चवर्ग, टर्वग, तरवग, पवर्ग, ठीक है। ये सब एक वर्ग बना दिए हैं, ओके। अब इन वर्णों के हमें उच्चारण स्थान देखने, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उच्चारण स्थान याद कर लेना बस स्पर्श व्यंजन में, सच में पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। पहला है कंठ। अगर हम क ख घ घ ड़ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ कंठ से निकलते, खुद फील करना। च छ झ झ को बोलती हैं तो हमारे कंठ के ऊपर एक जगह होती है, वहाँ पर हमारी जीभ टच करती है, उसे हम तालु या फिर तालव्य बोल सकते हैं। तो फिर आता है ट ठ ढ ढ न। यह हमारे ऊपर है ना हिस्सा, मुंह के यहाँ पर ऊपर है, जब आप बोलोगे तो यहाँ पर हमारी जो जीभ है वो टच करेगी, उसे हम कहते हैं मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धा भी बोल सकते हैं उसे हम। त थ द ध न सिंपल है, दांत पर टच कर रही है ना, बोल कर देखो तब समझ में आएगा। दांत पर टच कर रही है ना तो उसे हम दंते बोल देंगे। प फ ब भ म, हम जब बोलते हैं तो हमारे जो होठ है आपस में टच करते हैं, इसे हम ओष्ठ बोलते हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं, खुद फील करके देखोगे, खुद बोलोगे तो पता चल जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, परंतु क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो बहुत जल्दी बोल देते हैं, ये रह ल। उष्म व्यंजन जो हम बोलते हैं श श श श ह। एक तो उष्म व्यंजन में क्या होता है, सीटी सी आवाज आती है, स स स बोलते हैं, सीटी सी आवाज आई, और जब हम बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि हम गर्म हवा छोड़ रहे हो। तो ये होता है हमारा उष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि अक्षय में। अक्षय में क्या किसे बनता है, कै प्लस में श प्लस में हमारा ए। भाई स्वर तो आते हैं परंतु व्यंजन मेन है, इसमें व्यंजनों के मेल से बनते हैं ये। और त्रय में तय प्लस में रै प्लस में ए। ये बात जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर हलंत लगाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है कि ये व्यंजन है, क्योंकि अगर जब देखो जब इनके साथ स्वर लग जाएंगे ना तब ये हलंत हट जाएंगे, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि ये पूरा हमारा व्यंजन है। परंतु यहाँ पर अगर हमने हलंत लगा दिया मतलब ये व्यंजन है, क्योंकि ये आधे हैं, अधूरे व्यंजन है, ठीक है। इसमें स्वर नहीं है, इस हलंत का मतलब ये होता है। यहाँ पर जय है, ज्ञ है, ज्ञ में जय प्लस में य प्लस में अ से बना। ये त्रय, तय प्लस में रै प्लस में ऐसे बना, ठीक है। ये हलंत जो चीज़ है, हलंत वाली जो चीज़ बताई मैंने आपको, ये वर्ण जब हम करेंगे वर्ण विचारण नहीं,
वर्ण विच्छेद करेंगे तब बहुत काम आते हैं, ये तब बहुत काम आते हैं। हमारे टीचर भी करवाते थे, ये इतनी सी गलती भी पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है, ठीक है। तो हलंत बहुत ध्यान रखना। अब यहाँ तक आप सब समझ गए हो। अब करते हैं उच्चारण या प्रत्यय के आधार पर। भाई ये तो जो मैंने आप करवा रही हूँ, आपको जितनी मैंने आप कंप्लीट करवा रही हूँ हिंदी ग्रामर, इसके अंदर जो ये स्लाइड है ये इसकी थोड़ी लंबी जा रही है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, ठीक है। उच्चारण प्रत्यय के आधार पर स्वतंत्री में श्राप का कपन, इसका अर्थ है, देखो उच्चारण के आधार पर दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है स्वतंत्री में श्वास का कपन। श्वास का बताऊं क्या होता है, और रहता है श्वास या प्राण की मात्रा। देखो इसका मतलब होता है जब इन्हें बोलते हैं तो श्वास में प्रत्यय, मतलब हम कोई कंपन सी आती है हमारे आवाज के अंदर, और जब इन्हें बोलते हैं तो हमारे प्राण पर बल, मतलब जब हम ज्यादा प्राण नहीं निकलते हैं, मतलब प्राण पर जोर पड़ता है, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ पर घोष और घोष हो गया। अब घोष कौन कौन से होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इतने आते नहीं, परंतु आते तो हैं, याद तो करने पड़ेंगे। अघोष क्या है, अघोष होते हैं हमारे, जैसे ये सब बताए थे ना आपको, ये सब क ख च छ ट थ प फ, ये सब हमारे क्या हो गए हैं, ये सब हमारे हैं अघोष। और ये देखो ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन हमारी होती है अघोष। और सघोष होते हैं सभी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, मतलब ये लाइन और ये लाइन साथ में उष्ण व्यंजन, अर्थात ये हमारा, ये हो गया हमारा सघोष। सिर्फ इतना याद कर लो कि ये आपको याद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में पहली लाइन कै की, दूसरी लाइन ख की अघोष, तीसरी चौथी पांचवी लाइन सघोष, और साथ में हमारा उष्ण व्यंजन, ये सब हो गया, ठीक है। और श्वास और प्राण में मतलब हमारे प्राण पे बल पर आता है, देखते कैसे, सभी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, ये सब समझ गए। तो ये देखो सभी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, मतलब बीच के दो छोड़ दो, पहला तीसरा पांचवा हमारे अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि जब इन्हें बोलते हैं। और ये अल्प हमारा अंतस्थ व्यंजन भी इसमें मिक्स है। कैसे, देखो क बोलते हैं थोड़ी सी प्राण की आवश्यकता लगती है, परंतु ख बोलते हैं ना थोड़ी ज्यादा प्राण की आवश्यकता लगती है, इसलिए क जो है ना वो अल्प प्राण है, इसके अकॉर्डिंग। ख हमारा महाप्राण हो गया, महाप्राण में ज्यादा प्राण लगते हैं, अल्प प्राण में कम प्राण लगते हैं। खुद फील करो तो समझ में आ जाएगा। सभी वर्ग के दूसरा तथा सभी वर्ग के दूसरा तथा तीसरा भी है, भाई लिखा नहीं होगा, सभी वर्ग दूसरा और तीसरा, और साथ में शय उष्ण व्यंजन, ठीक है। ये सब हम हमारे हो गए उच्चारण प्रत्यय के आधार पर। इतना इंपोर्टेंट नहीं, पर तो याद कर लीजिए, काम भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हम करने वाले हमारे आगे की। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला, वर्ण विचार शायद आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड थी, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, और वहां से भी वही सवाल बहुत आते हैं। क्या आते हैं सवाल, कौन सा टॉपिक है वो, तत्सम और तद्भव शब्द, जहां पर आपको बहुत दिक्कत होती है पहचानने में कि भाई कौन सा तत्सम शब्द और कौन सा तद्भव शब्द है। आज मैं इसी की ट्रिक आपके सामने लेकर आई हूँ, आप इसे आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो भाई क्या है तत्सम शब्द, संस्कृति भाषा के शब्द हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रमुख हो जाते हैं या फिर प्रयुक्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जहां पर संस्कृत भाषा के शब्द हमारे, जैसे कि वो संस्कृत भाषा के शब्द है हमारी भाषा के अंदर, मतलब हमारी भाषा जो हिंदी भाषा है उसमें जब आते हैं तब उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो बिना बदलाव के आ जाते हैं। जैसे कि इच्छु, जैसे कि श्रावण, जैसे कि आशीप, जैसे कि नृत्य, नर्क, वन, वर्धन, वन, ये सब क्या हैं, ये सब एक शब्द तो हैं, हिंदी के शब्द है, बट ये संस्कृत भाषा से लिए गए थे। तो ये संस्कृत भाषा के एक ऐसे शब्द है जो कि हमारी हिंदी भाषा में तो आ गए, परंतु उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो ऐसे जैसे थे वैसे के वैसे आ गए हैं। ये हमने समझ लिया। तद्भव शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मतलब ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया और वो हमारे शब्द आ गए। जैसे कि इक्षु को ईख हो गया, सावन हो गया, बढ़ना होगा, गेहूँ, गाँव, ये सब हमारे हिंदी भाषा के शब्द है जो कि हम बहुत बोलते भी हैं। ये शब्द परिवर्तन के आए हैं, मतलब ये तत्सम शब्द में थे, मतलब ये संस्कृत भाषा के थे, और संस्कृत भाषा के एक ऐसे शब्द थे जो हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में आ रहे थे, तब उनमें थोड़ा चेंज हो गया, बदलाव कर दिया, ठीक है। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे, देखो जहाँ पर भी जिस भी शब्द के अंदर आपको अक्षय मिल जाए
तो 100% वो हमारा तत्सम शब्द होगा। जहाँ पर भी श स मिल जाए वो हमारा तत्सम शब्द होगा। जहाँ पर भी वै या फिर री फिर रै मिल जाए वहाँ वो हमारा तत्सम शब्द होगा। जैसे कि इच्छु, यहाँ पर अक्षय मिल गया ना, ये रहा, ओह वो गलत हो गया भाई, ये ऐसे आता। हाँ, इच्छु यहाँ पर अक्षय मिल गया हमने। यहाँ पे देखो यहाँ पे आशीप, श्रावण, यहाँ पर सै मिल गया, यहाँ पर शय मिल गया। ये तत्सम शब्द के ये तत्सम शब्द है भाई। वै में वै मिल गया, यहाँ पर भी वै मिल गया, यहाँ पर री, ये री वाला चिन्ह है, ठीक है, इसे री बोलते हैं। और यहाँ पर ये रै का चिन्ह है, इसे रै बोलते हैं। ओके, ये ऐसा ही रै नहीं होता, रै भाई 3 प्रकार के होते हैं। एक ये वाला जो भी किसी भी शब्द के नीचे लग जाता है, ऐसे किसी भी वर्ण के नीचे से लग जाता है, ये भी रै है। ऊपर लग जाता है, ये जैसे यहाँ पर नीचे लगा ना, अगर नीचे लग जाए तो री बन जाएगा, पर ऊपर लग जाए तो ये बन जाएगा। और जैसे कि ट्रक में ट्रेन यहाँ पर आता है, ये ऐसा रै, ये भी एक रै है। 3 तरह के रै होते हैं ये, ठीक है। तद्भव शब्द देखो, जहाँ पर भी ख छ मिल जाए वो हमारा तद्भव शब्द होगा। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगी। बस ये चीज़ दिख गई ना वहाँ पर, वो तत्सम और तद्भव शब्द हो जाएंगे। पहचान की ट्रिक है ये हमारी। जहाँ पर भी सै, अगर देखो श्रेय सै मिल जाए तो ये हमारा तत्सम है, परंतु सै मिल जाए वो हमारा तद्भव है। वै मिल जाए तो हमारा तत्सम है, पर बै मिल जाए तो हमारा क्या है, तद्भव है। अगर ये मिल जाए, जिसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, अगर ये मिल जाए तो वो हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है, ईख में ख मिल गया, हमारा तद्भव है। यहाँ पर सै मिल गया, तद्भव है। वै मिल गया, तद्भव है। यहाँ पर चंद्र बिंदु, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु, ये मिल गए तो ये हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, परंतु ये दिमाग से निकल जाते हैं आपके, निकल जाते हैं, नहीं मुझे पता है निकल जाते हैं, परंतु आप समझिए बहुत ईजी है ये। रूढ़ क्या होती है, जिन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब ऐसे शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, परंतु आपने कर ही दिया। नो, आपने सोचा कि मैं कर ही देता हूँ, क्यों नहीं कर सकता टुकड़े, कर सकते हैं। तो आपने सोचे मानो कर ही दिए टुकड़े आपने, तो अगर आप कर भी दोगे ना तो भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा कोई, मतलब आपने इसके टुकड़े कर दिए तो जो टुकड़े बनेंगे ना उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ये जब साथ में है तो अर्थ है, टुकड़े करते ही अर्थ नहीं होगा दोनों का, कोई सा का भी। जैसे कि जिन शब्दों के अगर हम टुकड़े नहीं कर सकते वो हमारे रूढ़ शब्द होगा। टुकड़े करने पर सार्थक शब्द भी नहीं आएगा। कमल, कमल एक शब्द है, बिल्कुल सार्थक है, सार्थक शब्द है ना इसके, ठीक है। अब इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, परंतु आपने कर दिया तो क्या बनेगा, क प्लस में मल या फिर कम प्लस में ल, क्या बनेगा, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, ठीक है। कल, रात, ये सब एक क्या है, हमारे ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, अगर कर भी दिए तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। योग रूढ़, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, अगर उनके टुकड़े कर देते हैं तो उनका अर्थ निकलता है सार्थक शब्द। विद्यालय, ये 2 या 2 शब्दों से कैसे मिलकर बनी है, क्योंकि इसमें विद्या प्लस में आल्य, ये विद्या प्लस में आल्य से जुड़े हुए हैं। विद्या का अर्थ होता है विद्या पढ़ाई, और आल्य मतलब एक आल्य आश्रम, ठीक है। तो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अगर इनके मैंने टुकड़े कर दिए तो अर्थ भी निकल गया। मैंने किए ना भी टुकड़े, विद्या प्लस में आल्य, एक टुकड़े तो हुए एक प्रकार से, अगर मैंने इनके टुकड़े कर दिए दोनों का अर्थ है। हिम प्लस में आल्य, हिम का मतलब होता है बर्फ, आल्य मतलब आल्य, ठीक है, तो हिमालय बन गया। ऐसे टुकड़े कर दिए तो अर्थ मिलेगा, और वैसे ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। योग रूढ़, हिंदी के ऐसे शब्द जिनका कोई तीसरा अर्थ निकले, जिसे हम बहुव्रीहि समास भी कह सकते हैं, मतलब इसका बहुव्रीहि समास से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि दशानन, महादेव, दशानन है, हम बोलते हैं 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। महान है जो देव, अर्थात महादेव। मतलब जहाँ पर इस शब्द से, मतलब ये जो शब्द दशानन, ये किसकी तरफ इंडिकेट किया गया है, इसमें किसकी तरफ, रावण की तरफ किया गया है। महादेव में किसकी तरफ, महादेव की तरफ इशारा किया गया है, ठीक है। इसे कहते हैं योग रूढ़। यहाँ पे आते 3 योग है। अब आते हैं संज्ञा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको ये करवा दे। तत्सम और तद्भव शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जरूर जाना, और मैंने इसे ट्रिक बता दी है। संज्ञा क्या होती है, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का जो बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं।
सिंपल नाम, मेरा नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है। हर चीज़ इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है ना, हर चीज़ का नाम होता है और वही नाम संज्ञा होता है। इसके 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाद संज्ञा, जहाँ जिस शब्द में किसी विशेष के नाम का बोध हो, जैसे कि उदाहरण लेते हैं लड़का, मैंने उदाहरण नहीं लिखा है, उदाहरण लेते हैं लड़का। अब ये लड़का शब्द मैंने बोला, राम, उदाहरण राम है, ठीक है, लड़का नहीं है, राम है, ठीक है, ये कर देते हैं। राम शब्द लिया। अब मैंने राम लिया, तो अगर मैं बोलती हूँ बहुत सारे लड़के खड़े हैं यहाँ पर और मैं बोला राम तुम फर्स्ट आए हो, तो वहाँ पर जो राम नाम का व्यक्ति है ना, कोई विशेष व्यक्ति है, सिर्फ मैंने उसकी तरफ इंडिकेट किया, उसकी तरफ संकेत किया कि तुम फर्स्ट आए हो और कोई नहीं आया है। तो मतलब किसी विशेष का नाम लेना, विशेष का नाम लेना कहने का अर्थ है जिन शब्दों में किसी विशेष के नाम का बोध हो, उन सब लड़कों में से वो विशेष था, तो विशेष का नाम लिया मैंने। उसका नाम विशेष नहीं था, वो विशेष था, मतलब कह सकते, समझ गए होगे आप, विशेष था, मैंने उसका नाम लिया। राम नाम का लड़का था, मैंने बोला राम तो फर्स्ट आए हो। उन सभी मैंने सिर्फ राम को ही लिया और किसी को नहीं लिया क्योंकि विशेष था वो। जातिवाद, जिन शब्द से पूरी जाति के प्राणी का बोध हो, जैसे कि लड़का, ये अब बताते हैं। इसमें सिर्फ राम का ही बोध हो रहा था और किसी का नहीं हो रहा था, परंतु इसमें पूरे लड़कों का बोध हुआ। अब मैं बोलती हूँ कि राम के अलावा सारे लड़के, मैंने बोला कि राम के अलावा लड़के और जो भी 3 लड़के हैं वो पास हो गए हैं, तो मैंने ये बोला लड़के पास हो गए। अब लड़के में सारे लड़के आ गए, जितने भी लड़के थे, पूरी लड़के जाति का बोध हुआ इस शब्द से, ठीक है। तो इसे जातिवाचक कहेंगे, जिससे पूरे लड़के के जाति का बोध होगा कि सारे लड़के हैं वहाँ पर, ओके, कोई विशेष नहीं। समूह, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समय का नहीं, समूह का, किसके समूह का बोध हो, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं हम झुंड, देखा होगा हिरण का झुंड, ठीक है, तो हिरणों का झुंड देखा होगा, वही है कि जिस शब्द से पूरे समूह का बोध हो जाता है। पहला तो समूह, खुद में समूह एक शब्द है जिससे पूरे समूह का बोध होता है। दूसरा झुंड, क्योंकि समूह होता है ना, झुंड भी, क्लास में पूरे समूह होते हैं एक प्रकार से, तो ये समूहवाचक में आ जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या द्रव्य पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, ये सब द्रव्य चीज है, इनका बोध हो रहा है, तो मतलब ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाव, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध हो, जैसे कि बुढ़ापा, लड़कपन, ये सब क्या है, मिठास, मीठा, ये सब क्या है, क्योंकि अगर हमने मिठास, देखो मीठा है, मिठास है, मिठास एक ऐसा शब्द है जिसका हमें एक भाव है, ये एक भाव है जिसे हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। बुढ़ापा को भी हम महसूस कर सकते हैं, लड़कपनी, जो भी हमारा बचपन है उसे हम महसूस कर सकते हैं, मिठास, कड़वा, ये सब हम महसूस कर सकते हैं, उसे नहीं छू सकते हैं ना ही उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। ये सब हो गए हमारे संज्ञा के भेद। अब हम करने वाले हमारा नेक्स्ट जो कि और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। भाई सर्वनाम क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आप सबने समझ लिया क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में जो भी नाम होते हैं, कोई भी नाम, वही नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाती है। जैसे मेरा नाम भावना है, मेरा नाम भावना है ना, तो भावनिक संज्ञा है। आपका नाम जो भी है वो भी संज्ञा है। इस मार्क का नाम है, मार्क ये भी संज्ञा है। मतलब इस ब्रह्मांड में हर चीज का कोई ना कोई नाम होगा और इसी नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम बनाए क्यों गए, क्या जरूरत थी उनकी, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मैं कोई एक ऐसे लिख रही हूँ गाय के ऊपर, ठीक है, और मैंने लिखा कि मेरे पास एक गाय है, उसके 2 कान हैं, उसकी एक पूंछ है, मैंने ये सब लिखा। पर मैं ऐसे बोलती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि मेरे पास एक गाय है, वहां पर मैंने मेरे लिखा ना, मेरे, ये मेरे एक संज्ञा है। उसके पास 2 कान है, उसके बोला ना, उसके, ये एक संज्ञा है। अब मैंने इसका प्रयोग क्यों किया, अगर मान लीजिए कि संज्ञा होते ही ना, तो मैं कैसे बोलती गाँव का जो गाय का निबंध है, किस तरह से बोलती, मैं ऐसे बोलती ना, भावना के पास, यानी कि मेरे पास, तो भावना के पास एक गाय है, भावना के पास एक गाय है, गाय के पास 2 कान है, गाय के पास 2 आंखें हैं, गाय के पास एक पूंछ है, गाय के पास 4 टांगे हैं। मैं गाय गाय बार बार बोले जा रही हूँ ना, और लास्ट में ये बोल देती हूँ, भावना को गाय पसंद है, ठीक है। इस तरीके से अजीब लगता है यार, बहुत अजीब लगता है। मैं अपने नाम को
भावनाएं बोल रही हूँ, इस चीज से अजीब लगा। और बार बार मैं गाय का प्रयोग करती जा रही हूँ, इस चीज से अजीब लगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मुझे मोहन के बारे में कुछ बताना है, तो मैं बोलती हूँ मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है। एक बार बोला, मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है, मोहन हमेशा खेलता है, मोहन हमेशा ताजा का भोजन करता है, मोहन हमेशा नहाता है, मोहन हमेशा टाइम का समय का पालन करता है। बार बार मैं मोहन का प्रयोग करती जा रही हूँ, तो ये अजीब लगता है, अच्छा भी नहीं लगता इससे। इसीलिए इस मोहन का बार बार प्रयोग ना करना पड़े हमें, इसलिए क्या बनाया गया है, सर्वनाम बनाया गया है। ठीक है, और इसका प्रयोग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम बार बार मोहन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि हम बोलते हैं ना, भावना को पसंद है, या फिर मुझे भावना पसंद है, और मैं से बोलूं भावना को पसंद है, तो लगना अच्छा नहीं लगना, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। जैसे बोलते हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, वह हमेशा समय का पालन करता है, वह हमेशा ताजा भोजन करता है, वह हमेशा नहाता है, तो वह यूज के वह हमारा सर्वनाम कहलाएगा। अब सर्वनाम के होते 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जैसे सर्वनाम जिनका प्रयोग हम अपने लिए या वक्ता अपने लिए करता है, श्रोता यानी सुनने वाला अपने लिए करता है, कोई अन्य और हम तो किसी अन्य के लिए करते हैं, वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कहने का अर्थ है कि वक्ता यानी कि मैं, ऐसे सर्वनाम जो मैं अपने लिए यूज करूं वो वक्ता हो गया। यानी कि ऐसे सर्वनाम जो मैं अपने लिए यूज करूं, ऐसे सर्वनाम यानी कि श्रोता आप सुनने वाले हो तो आप अपने लिए यूज करो। और ऐसे सर्वनाम जो हम दो किसी अन्य के बारे में बात करते हैं उसके लिए कोई सर्वनाम यूज करे, तो वही हमारे क्या होते हैं, पुरुषवाचक में आते हैं। कि हम वक्ता के लिए यूज मतलब यानी कि जो सर्वनाम मैं अपने लिए करूं आप अपने लिए करो, यानी कि तुम ऐसे होता ना, ये सर्वनाम दूसरों के लिए प्रयोग करूं और अन्य के लिए प्रयोग करो, ऐसे सर्वनाम को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 उपभेद होते हैं। पहला उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम मध्यम यानी कि मैं अपने लिए करूँ। उत्तम होता है जहां पर वक्ता की बात आती है, यह वक्ता यानी कि मैं, बोलने वाला। ऐसे सर्वनाम जो मैं खुद के लिए यूज करूं उसे कहते हैं हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं और हम, मैं बोलती हूँ मेरा नाम भावना, तो मैंने मैं शब्द अपने लिए यूज किया। मैं शब्द आपके लिए यूज तो नहीं कर सकती, मैं अपने लिए यूज कर सकती हूँ, तो मैंने अपने लिए यूज किया। हम यानी कि हम, मेरे पीछे कोई मान हमारे पीछे बहुत सारे लड़के खड़े हैं, मैं बोलती हूँ हम, ठीक है, तो हम यानी कि हम, ठीक है, ये तो मैं अपने लिए यूज किया है मैंने। मध्यम पुरुष यानी कि तुम, मैं आपके लिए बोलती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ आ गया, तुम क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, ये सब क्या होते हैं, मैं आपके लिए यूज करूंगी। अन्य यानी कि हम तो किसी अन्य के लिए यूज करते हैं। मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ वह बहुत अच्छा है, उन्हें वहां जाना चाहिए, तो मैं अन्य के लिए बात कर रही हूँ। ऐसा सर्वनाम जो हम अन्य के लिए करते हैं वो अन्य में आ जाता है। अब आता है हमारा दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर एक निश्चित दूरी का बोध हो, जहां पर क्या हो कि हमें ऐसे सर्वनाम, जिस सर्वनाम से ऐसा पता चले कि हाँ इस सर्वनाम से एक निश्चित दूरी का बोध हो रहा है हमें, जैसे कि यह वह। अब यह शब्द है, यह मेरा पेन है, तो इसे एक निश्चित दूरी का बोध हो रहा है ना कि हाँ भाई यहाँ पेन रखा है, मैं बोलती हूँ यह मेरा पेन है, एक दूरी का बोध हो रहा है। जैसे बोलती हूँ यह मेरा घर है, एक दूरी का बोध हो रहा है। ठीक है, ऐसा सर्वनाम जिससे ये पता चले कि एक दूरी का बोध हो रहा है, इससे किसी दूरी की निकटता के बारे में पता चलता हो, किसी भी दूरी की निकटता के बारे में, हाँ ये चीज निकट है, मेरे दूर नहीं है, ये घर में निकट है, दूर नहीं है, तो किसी भी दूरी की निकटता का बोध हो, निकट, ठीक है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक। अनिश्चय में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है निश्चय का। यहाँ पर दूरी का बोध होता है परंतु वहां पर निकटता का बोध नहीं होता। देखो अनिश्चित दूरी का बोध हो, यहाँ पर दूरी तो है परंतु वो दूरी है ना, पता नहीं कितनी दूर है वो, और ना ही वो दूर बहुत दूर है, निकट नहीं है वो। ठीक है भाई, हमें निश्चित में पता था कि यहाँ पर निकट है और इसी दूरी पता था, परंतु अनिश्चित में क्या होता है, ऐसी दूरी जिनके बारे में पता ही नहीं होता, वो तो बहुत दूर होता है। ठीक है, उसे कहते हैं अनिश्चित में आ जाता है ये। यहाँ पर यह आएगा, मैंने आपको यह बताया था ना, देखो यहाँ पर निश्चित में आएगा, निश्चय में यह है, और अनिश्चय में आता है वह है। ठीक है, तो ये कि मैंने एक साथ बोल दिया, बोला नहीं था, वो बार बार याद नहीं रहता एक साथ, फिर यह वह एकदम आ जाता है, इसलिए आ गया था। पर यह शब्द होता है निश्चय के लिए और वह होता है अनिश्चय के लिए। यह मतलब यह मेरा पेन है, अगर मैं बोलूं वह मेरा घर है, तो देखो यह और वह में कितना अंतर आया। यह में मैंने बोल दिया यह मेरा पेन है, यह मेरा घर है, अब मैंने बोला वह मेरा पेन है, वह मेरा घर है, तो वहां पर दूरी ज्यादा दिखाई जाती है। आप खुद फील करोगे तो लगता है कि हाँ यार दूरी ज्यादा हो रही है। ठीक है, जैसे अनिश्चय में आ जाता है। निश्चयवाचक में अपनेपन का बोध होता है कि हाँ मैं अपनेपन का,
जैसे कि ये हम बोल सकते हैं कि यह कार्य मैं स्वयं करूंगा, यह कार्य मैं खुद करूंगा। तो खुद मतलब मैं अपनी तरफ ही संकेत कर रही हूँ, यहाँ मैं इस सर्वनाम का प्रयोग मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो इसलिए वो निजवाचक में आ जाता है। संबंध में संबंध दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है कि हाँ यहाँ पे एक संबंध हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं, देखो संबंध वाले को संबंध दर्शाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दो सर्वनाम के आपस में संबंध दिखाया जाता है, दो सर्वनाम का आपस में संबंध दिखाया जाता है। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा वो भरेगा, तो वही अगर जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा का संबंध बन गया इस वाक्य से। पर है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, हमेशा जैसा के साथ वैसा आता है अगर इस टाइप से आप बना रहे हो तो, संबंधवाचक बना रहे हो तो। ठीक है, प्रश्न में सिंपली है, प्रश्न पूछा जाता है आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से आए, सिंपली यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, कोई इससे मुश्किल नहीं है। क्या समझ गए क्या होते हैं भाई सर्वनाम हमारे। अब आते हैं हम कारक की तरफ, तो कारक भी बहुत इजी है। तो देखो कारक क्या होती है, और हाँ मैं आपको ये बता देती हूँ कि सर्वनाम को याद करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सर्वनाम है ना, यहाँ पर बहुत सारे सर्वनाम है, आपसे याद नहीं हो पाएगा। तो सर्वनाम को याद करने की एक बेसिक सी ट्रिक है जो कि मैं आपको लास्ट में मतलब वीडियो के अंत में बताऊंगी, आप वो वीडियो जरूर देख के जाना, वहां पर हर टॉपिक की एक ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हो। कारक क्या होगा भाई, कारक के होते हैं 8 भेद। संज्ञा व सर्वनाम का परस्पर संबंध व क्रिया के साथ संबंध को कारक कहते हैं। कहने का अर्थ है हम कोई भी संबंध, जिसमें कोई भी एक संबंध दर्शाया जाए वो कारक होता है। किसी भी कर्ता का संबंध हो, चाहे वो किसी भी कर्म का संबंध हो या फिर करण का संबंध हो, किसी भी क्रिया के साथ वो दर्शाया जाए उसे कहते हैं कारक। जैसे कि इसके वही 8 भेद होते हैं, अब उनके भेदों से इसके बारे में समझ में आएगा। वैसे एग्जाम में कारक की परिभाषा मुश्किल पूछ जाती है, पर थोड़ी कम है चांसेस, पर पूछ जाती है। ठीक है, कम पूछ जाती है कारक की परिभाषा, ज्यादातर गौर इनके भेदों पर दिया जाएगा, तो भेदों पर ही गौर दीजिए। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक वे कारक होते हैं जहां पर कोई काम करने, मतलब कर्ता क्या होता है, कर्ता होता है जो कार्य कर रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं राम हमेशा खेलता है, राम खेलता है, तो राम खेलता है इसमें राम करता है, क्योंकि जो कार्य जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है, खेलने का कार्य जिस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है वो राम है, और राम करता है। कर्ता क्या होता है, जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ, एक कर्ता हूँ, क्योंकि मैं एक कार्य कर रही हूँ करने का। आप सुन रहे हो, आप भी कर्ता हो, क्या आप सुनने का कार्य कर रहे हो। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी व्यक्ति वो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। और कर्ता को पहचानने की ट्रिक है कि जहां पर भी अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि बताओ यहाँ पर कर्ता क्या है, तो कर्ता के साथ हमेशा ने शब्द लगता है। कहीं पर नहीं लगता है वो सुनने के कहलाया जा सकता है, परंतु तो जहां पर भी ने लगता है तो वो हमेशा वो शब्द कर्ता कहलाएगा। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम एक कर्ता है, क्यों है, क्योंकि राम ने कार्य किया है। दूसरा, राम के साथ ने शब्द का यूज किया गया कि राम ने किया है कार्य, तो ने लग गया तो ये मतलब करता है। ये सब ने पर सब है, ये सब हमारी विभक्तियां हैं। एग्जाम में अगर पूछी जाए, मतलब पूछ ली जाती है ना कि ऐसे एक वाक्य दे देते हैं और वहां से कह देते हैं कि बताइए कौन सा कारक है, तो आप इस विभक्तियों से पता लगा सकते हैं। ओके, कर्म, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। जिस पर काम का, जो भी काम हो रहा है ना, उसका प्रभाव जिस पर भी पड़ता है उसे कहते हैं कर्म। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो इसमें काम का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, तो रावण इसमें कर्म हुआ। और कर्म को पहचानने की ट्रिक है, देखो कारक के अकॉर्डिंग तो जहां पर भी जिस भी शब्द के साथ को लग जाए, को विभक्ति लग जाए, वो हमेशा क्या होगा, हमारा कारक होगा, कर्म कारक होगा। जैसे कि राम ने रावण को मारा, कर्म कारक, ठीक है, को आ चुका है। और अगर मैं वैसे एक ट्रिक बताऊं तो कर्म को पहचानने की ट्रिक है कि आप एक क्वेश्चन बनाओ, राम ने, हाँ एक क्वेश्चन बनाओ, क्या और किसको से, क्या और किसको से क्वेश्चन बनाओ। अगर वहां से क्वेश्चन बनकर कोई आंसर निकलता है तो वो हमारा क्या है, कर्म है। अगर नहीं निकलता तो वहां पर हमारा कोई कर्म नहीं है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, क्वेश्चन बनाया, आंसर मिला रावण को, तो रावण को मतलब ये कर्म है। रमेश अखबार पढ़ रहा है, रमेश क्या पढ़ रहा है, आंसर में मिलता है अखबार, तो अखबार इसमें कर्म है। बच्चे खेलते हैं, बच्चे क्या खेलते हैं, आंसर में कुछ नहीं मिला। बच्चे किसको खेलते हैं, आंसर में कुछ नहीं मिला, मतलब यहाँ पर कोई कर्म नहीं है।
करण होती है जहां जिसके द्वारा कर्ता काम करता हो, मतलब ऐसा साधन, करण एक साधन होता है जिसके द्वारा मैं कोई भी कार्य करता है। जैसे कि मैं इस मार्कर द्वारा लिख रही हूँ, तो मार्कर द्वारा, मार्कर से लिख रही हूँ, तो ये मार्कर क्या है, करण है। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण एक क्या है, करण है, वहां इसकी साधन है, इसे कार्य किया जा रहा है। ओके, और इसकी एक पहचान है कि जहां पर भी हमेशा क्या मिलता है, करण के साथ से और द्वारा हमेशा मिलता है। जैसे कि मैं मार्कर द्वारा काम कर रही हूँ, जब मार्कर से काम कर रही हूँ तो से और द्वारा लगा ना। राम ने रावण को बाण से मारा है, बाण द्वारा मारा, तो से और द्वारा लगा ना, तो वही हमारा करण हो गया। संप्रदान जिसके लिए कार्य किया जाता हो, इसके को और के लिए इसकी विभक्ति है। जहां पर भी को और के लग जाए तो वो संप्रदान हुआ। जैसे कि अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाए, के लिए, क्या लिया, के लिए आ चुका है, तो मतलब ये संप्रदान है। और के लिए मतलब कार्य किसके लिए किया गया है, विद्यार्थियों के लिए किया गया है, जिसके लिए कार्य किया जाए, और विद्यार्थियों के लिए कार्य किया जा रहा है, तो थोड़ा संप्रदान विद्यार्थी है। अपदान कारक से, मतलब इसमें भी से, इसमें भी से, इसमें से का मतलब है अलग होना, और इसमें से का मतलब है साधन। तो इस से का मतलब है अलग होना, किसी चीज से अलग होने का भाव आए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने का भाव आए, क्योंकि वहां पर अलग हो चुकी वो चीज। तो जहां पर भी अलग होने का भाव आए और से भी लगे, तो वो हमारा क्या हुआ, अपदान कारक। संबंध होते हैं जहां पर भी अन्य पदों के साथ संबंध किया जाए। कहने का अर्थ है कोई भी संबंध की चीज आती हो, जैसे कि मोहन का घर नदी के पीछे है, मोहन और घर में संबंध बताया, के पीछे भी नहीं है, के पीछे हमारा उसमें आता है विकारी शब्द, अविकारी शब्द नहीं, ठीक है, वो वहां पर मत जाओ। यहाँ देखो मोहन, मोहन, यह मोहन का घर है, तो यह मोहन का घर है। यहाँ पर मोहन और घर के बीच संबंध बताया है का के द्वारा, ठीक है, मोहन और घर के बीच में संबंध स्थापित हो चुका है। यह मोहन का घर है, घर किसका है, मोहन, मोहन का घर क्या है, मतलब मोहन क्या है, मतलब मोहन का घर है ना वो, ठीक है, तो का के द्वारा इन दोनों को जोड़ा गया है। अधिकरण में क्रिया का आधार कहाँ गया, क्या कहा गया इसमें, कि जहां पर भी क्रिया का आधार मिले, मतलब जो कार्य जो क्रिया हम कर रहे हैं उसका कोई आधार बताया जाए, तो वो अधिकरण में। जैसे कि राम ने रावण को रणभूमि पर मारा, उसे कहेंगे हम अधिकरण कारक, कि वहां पर एक आधार है, रणभूमि एक आधार ही तो है, तो आधार का बोध हो तो अधिकरण कारक हो गया। ओके, में पर इसकी पहचान है। संबोधन में किसी को बुलाने या पुकारने के लिए बात की जाती है कि हे भगवान कार्य कर दो, हे भगवान प्लीज मेरा नौकरी लगवा दो, तो ये क्या है, मैं भगवान को पुकार रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं किसी को बुला रही हूँ, तो ऐसे बुलाने पुकारने में हम संबोधन का यूज करते हैं। देखो भाई विशेषण क्या होता है, तो विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कहने का अर्थ है हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ी, हमें समझ में आ गए, परंतु जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, गाय बहुत सुंदर है। अब इसमें गाय क्या है, गाय एक संज्ञा है, सभी को पता है क्योंकि एक नाम है तो एक संज्ञा हुआ, तो गाय की, अब इसमें देखो गाय एक संज्ञा है, गाय की विशेषता क्या है इस वाक्य में, कि गाय बहुत सुंदर है। इस वाक्य में गाय की क्या विशेषता है, सिंपल है, गाय सुंदर है, सुंदरता ही उसकी क्या है, विशेषता है। उसमें विशेषता है क्या है, कि वो सुंदर है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताए कि संज्ञा क्या है, कैसी है, तो वही क्या कहलाता है, विशेषण। इस गाय की क्या विशेषता है, कि वो सुंदर है, तो सुंदर एक विशेषण हुआ। गाय काली है, गाय एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता है कि वो काली है, तो काली क्या है, विशेषण है। और इसकी वह बहुत सुंदर है, वह सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता है कि वह सुंदर है। वह बहुत बुरा है, अब वह क्या एक सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता है कि वो बुरा है, तो बुरा ही हमारा विशेषण हुआ। अब इसके होते हैं चार भेद। गुणवाचक, जहां पर गुण दोष के बारे में बात की जाती है। कहने का अर्थ जहां पर काले गोरे की भाव, काले गोरे या फिर सुंदर बुरे, ये जहां पर ऐसे शब्द आ जाते हैं वो विशेषता बताते हैं, तो गुणवाचक में आ जाते हैं। जहां पर गुण दोष आदि के बारे में, रंग रूप गुण दोष, ठीक है। और संख्या होता है जहां पर गिनती या संख्या का बोध हो, जैसे कि मुझे संख्या मतलब गिनती, काउंटिंग सिंपल है। जैसे कि मुझे वहां पर दो लोग खड़े हैं, मुझे दो पेन चाहिए, मुझे दो मार्कर दे दो। जहां पर भी ऐसी संख्याएं आ जाती है, संख्या का बोध हो जाता है, तो वहां पर संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण आ जाता है, ठीक है। परिमाण होता है जहां पर भी माप तोल की बात की जाती है, जैसे कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, मुझे कुछ किलो चीनी दे दो, तो वहां पर किलो ही, किलो भाव, जैसे मुझे
कुछ दर्जन केले दे दो, तो वहां पर एक माप तोल की बात की जा रही है, परिमाण हो गया। अब आता है सार्वनामिक। सार्वनामिक होता है जहां पर भी संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत किया जाए, मतलब किसी की तरफ संकेत किया जाता है। यह मेरा घर है, वह लड़का मेरा बेटा है। जैसे कि हम बोलते हैं यह मेरे कपड़े हैं, तो यहाँ पर क्या संकेत किया जा रहा है संज्ञा और सर्वनाम की तरफ। संज्ञा सर्वनाम, हर चीज को हम संज्ञा कहेंगे और संज्ञा को हटाकर हम यूज करते हैं सर्वनाम का, तो बात तो वही होगी, हम संज्ञा की तरफ इंडिकेट करते हैं। अब आता है भाई, ये बात हम समझ गए। अब इसमें संख्यावाचक और ये परिमाणवाचक है ना, इनके भेद होते हैं, उपभेद। उसे वो दो भेद है इनके, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा नहीं सोचते हैं। पहला है निश्चित। कहने का अर्थ है कि संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक वे संख्यावाचक होते हैं, देखो पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक वे होते हैं जहां पर हमें काउंटिंग गिनती की निश्चित जानकारी है कि मुझे 2 3 4 5 ये जो काउंटिंग होती है, जैसे कि मुझे 2 पेन दे दो, तो यहाँ पर निश्चित जानकारी है इस चीज की। परंतु जहां पर भी अनिश्चित जानकारी हो कि हमें ये नहीं पता हो कि काउंटिंग कितनी है, वहां पर अनिश्चित हो। जैसे कि मुझे कुछ पेन दे दो, हमें ये नहीं पता है कितने पेन चाहिए, कितने पेन चाहिए, हमें नहीं पता, तो ये निश्चित में आ जाता है। और परिमाण में होता है जहां पर मात्रा का भी होता है कि निश्चित और अनिश्चित, इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। जहां पर भी निश्चित माप तोल की बात हो, जैसे कि मुझे 2 दर्जन केले दे दो, मुझे 12 दर्जन केले दे दो, या फिर मुझे 6 दर्जन केले दे दो। जहां पर भी दर्जनों में ये हमें पता है ना, इस चीज की जानकारी है, जैसे कितने किलो चाहिए, मुझे कुछ किलो चीनी दे दो, तो इस कुछ किलो, मुझे 2 किलो चीनी दे दो, तो हमें पता है कि इसे 2 किलो चीनी चाहिए, दुकानदार दे देगा। परंतु अगर ऐसा कहा जाए कि मुझे कुछ किलो चीनी दे दो, मुझे कुछ दर्जन केले दे दो, तो ना ही दुकानदार समझ पाएगा, ना ही सामान देने वाला समझ पाएगा, भाई कितने चाहिए, इसे नहीं पता चलता। ये अनिश्चित जानकारी है, इसके बारे में नहीं पता होता है, इसलिए वो अनिश्चित में रखा जाता है। और निश्चित की है 1 किलो 2 किलो, और अनिश्चित का है कहने का कुछ किलो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाण, सर्वनाम। अब इन सबकी ट्रिक मैंने आपको बताई दी है, इसके भाई ट्रिक मैंने आपको बता दी, एंड इसकी ट्रिक आपको लास्ट में मिल जाएगी, सिंपल है। ओके, अगर दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आगे के। तो भाई क्रिया होती है जिस काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रियाएं कहते हैं। जिस शब्द से ये पता चलता है कि इस शब्द से ये पता चलेगा कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है, तो वो हमारी क्रिया है। जैसे कि खेलना, खेलना हमारी क्रिया है, क्योंकि इसे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक खेलने का काम हो रहा है। जैसे बोलते हैं खाना, खाना एक क्रिया है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि हम खाने का काम कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर कोई काम हो रहा है, तो वो शब्द क्रिया कहलाता है। हम जो भी डेली लाइफ में जो भी कार्य करते हैं, अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं कूदती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, ये सब मैं जो भी कार्य करती हूँ ना, ये सभी के सभी क्रियाएं होती है। क्रिया का अर्थ होता है काम करना। ओके, यहाँ पर होते हैं क्रिया को 2 आधार पर बांटा गया है, पहला कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जहां पर कर्म साथ होता है। और मैंने आपको कर्म पहचानने की ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी? क्या से आप क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या से और किसको भी आ सकते, क्यों किसको भी आएगा। 2 होते हैं, क्या और किसको, इन दोनों से आप क्वेश्चन बनाइए। अगर आंसर में आपको कुछ मिल रहा है तो उसका मतलब वो कर्म है। क्या से हम क्वेश्चन बनाते हैं कि रमेश क्या पढ़ रहा है, तो आंसर मिलता है कि अखबार, तो अखबार क्या है, हमारा कर्म है। पक्षी किससे खेल रहे हैं, तो आंसर मिलता है गेंद से, तो गेंद क्या है, ये कर्म है। ठीक है, अब आता है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रिया होती है जहां पर कर्म नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण है, रमेश पढ़ रहा है, अब इसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं रमेश क्या पढ़ रहा है, तो आंसर में हमें कुछ नहीं मिल रहा। इसका मतलब वो जो है ना वाक्य, वो हमारी क्या है, वो अकर्मक क्रिया है, मतलब वहां पर क्रिया नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि पक्षी खेल रहे हैं, तो पक्षी क्या खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, आंसर में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, यह कर्मक क्रिया है। फिर आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर होती है 5 भेद। पहला होता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वो क्रियाएं होती है जो मुख्य क्रिया से पहले की जाने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहती हैं। जैसे कि माँ नहाकर मंदिर जाएंगी, तो माँ नहाकर मंदिर जाएंगे, तो यहाँ पर देखो कि माँ जब मंदिर जाना भी एक क्रिया है, नहाना भी एक क्रिया है, 2 क्रियाएं यहाँ पर। तो परंतु यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया नहाना है। क्यों है? क्योंकि मुख्य क्रिया हमारा मंदिर जाना है, तो मंदिर जाने से पहले की जाने वाली क्रिया को हम कहते हैं
प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर 5 भेद होते हैं क्रिया के। पहला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जहां जो मुख्य क्रिया से पहले की जाने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मां नहाकर मंदिर जाएंगी, तो यहाँ पर मंदिर जाना एक क्रिया है और नहाना भी एक क्रिया है, परंतु यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हमारा नहाना है, क्योंकि मुख्य क्रिया मंदिर जाना है और मंदिर जाने से पहले की जाने वाली क्रिया है नहाना। तो मंदिर जाने से पहले क्या क्रिया की गई है? नहाने की क्रिया की गई है। तो नहाना एक पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्व का अर्थ क्या होता है? पूर्व का अर्थ होता है पहले, काल का अर्थ होता है समय, और पूर्वकालिक क्रिया ऐसी क्रिया जो पूर्व मतलब पहले की गई है। तो जो से पहले समय में की गई वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं। ये ट्रिक है इसको समझने की, ठीक है। मतलब जो सबसे पहले क्रिया होगी वो ही पूर्वकालिक। जैसे कि रमेश खेलकर पढ़ने जाएगा, तो रमेश पढ़ने जाएगा, पढ़ने जाना, पढ़ना जाना दोनों क्या है? हमारा क्रिया है। परंतु यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है खेलना, क्योंकि पहली क्रिया है, ठीक है। प्रणयार्थक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो जहां पर कार्य स्वयं ना करके किसी और को करने के लिए प्रेरित करना या फिर कहना किसी और करने के लिए। जैसे कि रमेश ने दासी से खाना बनवाया। रमेश ने दासी से खाना बनवाया, यहाँ पर रमेश ने कार्य खुद नहीं किया, काम किसने किया? दासी ने। इसका मतलब है ऐसी क्रियाएं हैं यहाँ पर। देखो खाना बनवाया, यहाँ पर बनवाया का अर्थ होता है, बनवाया एक शब्द है, इससे वह चलता है कि यहाँ पर ये किसी व्यक्ति ने काम खुद नहीं किया, किसी और से करवाया है। करवाया, बनवाया, खिलवाया, दौड़ाया, जहां पर भी आया ये सब आते हैं ना, मतलब ये हमारी कौन सी क्रिया है? प्रणयार्थक क्रिया है, क्योंकि इन शब्दों से ये पता चलता है कि यहाँ पर कार्य खुद ना किया गया, किसी और से करवाया। जैसे कि मोहन ने अपने शिक्षक को दौड़ाया, मोहन ने कार्य खुद नहीं किया, कार्य अपने शिक्षक से करवाया दौड़ाने का, ठीक है। रमेश ने खाना दासी से बनवाया, तो रमेश ने खाना खुद नहीं बनाया, रमेश ने दूसरों से खाना बनवाया। मतलब यहाँ पर प्रणयार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कार्य खुद ना करके किसी और से करवाया जाता है, ठीक है। जैसे कि शिक्षक ने विद्यार्थी से पढ़वाया, शिक्षक ने विद्यार्थी से पढ़वाया, यहाँ पर पढ़वाया किसी और से करवाया गया काम है, उसका मतलब ये हमारा प्रणयार्थक क्रिया है। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जहां पर संज्ञा सर्वनाम के लास्ट में प्रत्यय लगाकर कोई भी क्रिया बन जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? नाम धातु क्रिया। जैसे कि पढ़ना है, अब पढ़ना एक शब्द है, मैंने माना एक पढ़ना एक शब्द है, यहाँ पर पढ़ एक धातु है और लास्ट में ना एक प्रत्यय है। मतलब क्रिया वे होती है जहां पर ना प्रत्यय लग जाए, वो क्रिया कहलाती है। क्योंकि हर धातु के पीछे जब कोई प्रत्यय लगता है ना, वो भी ना प्रत्यय, किसी भी धातु के पीछे ना प्रत्यय लग जाए तो वो क्रिया होती है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में लगते हैं, और यहाँ बोला है नाम धातु में जहां संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर हम कोई क्रिया बनाते हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया? ध्यान दीजिए, यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम बोला है, यहाँ पर धातु नहीं बोली, यहाँ पर धातु नहीं बोली, यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम बोला है। तो संज्ञा सर्वनाम कौन से? जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम, हाथ से इसके पीछे प्रत्यय लगा दिया, तो हाथ से हमें क्रिया बनाने, तो क्या बनाएंगे? हाथ से हथियाना एक क्रिया है, लाख से लतियाना एक क्रिया है, लाठी से लठियाना एक क्रिया है। यहाँ पर हमने लास्ट में क्या लगा दिया है? जैसे हम अपना से अपनाना, अपनाना मतलब विशेषण है ना, विशेषण भी आएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण 3 आते हैं, इससे क्रिया बना जाती है, ठीक है। अब आते हैं सामान्य क्रिया, जहां पर केवल एक क्रिया हो, जहां पे कुछ सिंपल सा वाक्य, जैसे मेरा नाम भावना है, आपका नाम जो भी है, जैसे आपका नाम रमेश है, आपका नाम पिंकी है, आपका नाम काव्या है, ये सब कोई भी शब्द ले सकते हैं, वाक्य ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल वाक्य। सब क्रिया भी होती है जहां पर 2 क्रियाएं हो और भिन्न हो, मतलब अलग अलग 2 क्रियाएं हो, 2 से भी अधिक हो सकती है, जरूरी नहीं 2 क्रिया, जहां पर बहुत सारी क्रियाओं का सम्मेलन हो वहां पर संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, और क्रिया होती है मतलब क्रिया को जोड़ना, बहुत सारी क्रियाएं होती है जहां पर, जैसे कि रमेश लिखकर खाना खाने जाएगा। रमेश लिखकर, लिखना, खाना एक है, खाकर 2 है, पढ़ने 3 है, जाएगा 4 है, मतलब 4 क्रियाएं आई हैं, और 4 क्रिया मतलब यहाँ बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो ये हमारा कौन सा क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। तो भाई यहाँ पर हम समझ गए सब कुछ, ये क्या लिख दिया, यहाँ पर आप समझ गए होगे ना। अब आता है हमारा विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह बहुत ईजी है। तो विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह होता है जब भी हम कोई भी वाक्य बोलते हैं या फिर कोई भी लिखते हैं, बोलते वक्त तो हम बता देते हैं, जब भी हम कोई भी वाक्य लिखते हैं और जहां पर हमें ठहरना हो, रुकना हो, वाक्य को पूर्ण करना हो या फिर आश्चर्य दिखाना हो,
वहां पर हम क्या करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब हम किसी से बोलते हैं, बातें करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ पर हम रुक रहे हैं, कहाँ पर हमारा वाक्य पूर्ण हो चुका है, कहाँ पर हमारा आश्चर्य का बोध हो रहा है, कहाँ पर हम शोक में हैं, कहाँ पर हम हास्य में हैं। उन्हें सब कुछ हमारे भाव से पता चल जाता है, हमारे इमोशन से मतलब पता चल जाता है उन्हें, ठीक है, सामने वाले को हम बोल के बताते हैं। परंतु कोई लिख के बताए तो कैसे बताएगा, कि हमें क्या पता कि कहाँ पर रुका है व्यक्ति, कहाँ पर उसके वाक्य पूर्ण हुआ है, कहाँ पर उसका आश्चर्य हुआ है। ये सभी को बताने के लिए ही तो विराम चिन्ह बनाए गए हैं। विराम मतलब रुकना, चिन्ह मतलब चिन्ह, जहां पर हम रुके वहां पर चिन्ह गए उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब ये होते हैं हमारे 12 प्रकार के, मतलब 12 प्रकार होते हैं इसके। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम का अर्थ होता है रुकना, ऐसा रुकना कि हाँ वाक्य खत्म हो जाए, ऐसा रुको कि वाक्य ही खत्म हो जाए, वही वो हमारा पूर्ण विराम होता है। मतलब ये वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, राम खेल रहा है, और हमारा वाक्य पूर्ण हो चुका है, तो वहां पर पूर्ण विराम लगा दीजिए। आगे की व्यक्ति जो भी होगा, जिससे पढ़ना होगा, वो सब समझ जाएंगे, हाँ भाई यहाँ वाक्य पूरा हो चुका है। अल्प विराम वे होती हैं, देखो ये इसका चिन्ह होता है डंडा, लास्ट में जो हिंदी में लगाते हैं डंडा सा, ये विराम पूर्ण विराम होता है। इससे पता चलता है कि यहाँ वाक्य आपका खत्म हो चुका है। अल्प विराम ये होते हैं कम समय के रुकने के लिए, मतलब जहां पर भी हम कम से कम समय के लिए रुकते हैं, वहां पर हम अल्प विराम का यूज करते हैं, ठीक है। इसका होता है चिन्ह हमारा ये, जिससे कि हम बोलते हैं रमेश, गीता सीता बबीता और रमेश खेलने गए। तो गीता सीता बबीता, यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए, आपको फील नहीं होगा, मतलब जब हम लिखे, अगर हम ऐसे बोलेंगे आपके सामने तो आपको पता चल जाएगी हाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा रुका गया है। परंतु अगर हम लिखते हैं ना, तो अगर सामने वाला कोई एक साथ में पड़ जाए, क्या पता, उसे थोड़ा पता है विराम चिन्ह के बारे में। लगा दिया विराम चिन्ह तो पता चलता हाँ यहाँ पर रुके बच्चे, यहाँ रुके, यहाँ रुके, तो इससे पता चल जाता है कि अलग अलग है, ठीक है। तो गीता सीता बबीता, यहाँ पर गीता के साथ एक अल्प विराम लगाए, सीता के साथ लगाए, बबीता के साथ लगाया, और रमेश और के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। अल्प विराम थोड़ी देर के जहां पर रुका जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम होती हैं जो अल्प विराम से ऊपर, पूर्ण विराम से कम। कहने का अर्थ है अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए रुका जाए जहां पर, और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुका जाए जहां पर, मतलब बीच का है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि अल्प विराम 30 सेकंड में रुकता है, अल्प विराम 30 सेकंड में रुकता है, ठीक है। पूर्ण विराम 60 सेकंड में रुकता है, तो अर्ध विराम इन दोनों के बीच में रुकेगा। अब वो 45 हो सकता है ना, 45 ले लो या फिर 46 ले लो, इसके आसपास, मतलब 45, लगभग 45 के आसपास सेकंड में। और वहां पर जब हम रुकते हैं तब हम लगा दे अर्धविराम का चिन्ह, ठीक है। फिर आता है प्रश्नवाच्य, जहां पर प्रश्न पूछा जाए, इसका चिन्ह होता है ये वाला हमारा। जहां पर प्रश्न पूछा जाए वहां पर प्रश्नवाच्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको ने, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये सब हम यूज करेंगे, तब हम इसका चिन्ह लगाएंगे। और लास्ट में प्रश्नवाची चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है। योजक चिन्ह होता है जोड़ने के लिए। हम जब कोई भी दो वाक्य को, दो शब्दों को जोड़ेंगे, वाक्य को नहीं, दो शब्दों को जोड़ेंगे, तब योजक चिन्ह यूज करते हैं। जैसे कि माता पिता के बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया, जैसे कि यहाँ माता पिता दिख रखा, आप दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है, इसका मतलब ये जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे बहन भाई चाचा चाची वहां पर भी लगा देती है। विस्मयादि बोधक होता है आश्चर्य बोध प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। कहने का अर्थ है विस्मय को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, वाह क्या दिन है आज। तो हमने ये जो आश्चर्य, हमारा आश्चर्य था, हमने खुशी से बोला, आप समझ गए कि मैंने खुशी से बोला, परंतु जब मैं लिखूंगी तब क्या समझोगे आप। इसी को समझाने के लिए, इसी को समझने के लिए हमने विराम चिन्ह विस्मयादि बोधक का यूज किया। हमने बोला वाह क्या दिन है आज, वाह क्या आज दिन है, ठीक है। तो यहाँ पर वाह में जो मैंने यूज किया, तब यहाँ पर वाह के साथ ये डंडा दिखाई दे रहा है, डंडा और नीचे बिंदी ये दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ठीक है। ये लगा देते हैं, इसलिए पता चल जाता है कि हाँ यहाँ खुशी दिखाई दे रही है। और जैसे कि हम डंडे से पता नहीं चलता है, वाह से पता, ठीक है, चलता है। जैसे बोलते हैं ना, छी छी कितनी गंदी चीज है, तो छी छी बोला, ये हमारा विस्मयादि बोधक है। इससे पता चलता है कि हाँ ये मतलब बुरी चीज के बारे में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और फिर लास्ट में डंडा लगा दिया। जैसे कि हम बोलते हैं भाई, जैसे देखो यहाँ पर मैंने बोली लिखा वाह,
यहाँ लिख देते हैं वाह, छी छी। तो देखो जब हम वाह बोलते तो हमें पता चल जाता है कि हाँ कोई खुशी की चीज है। अगर हम छी छी बोलते तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर पूरी बुरी घृणा की गई है, और लास्ट में एक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये विस्मयादिबोधक बोधक होता है। निर्देशक का क्या होता है? निर्देशक चिन्ह जब हम कोई किसी को अतिरिक्त जानकारी देते हैं तब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये योजक चिन्ह से थोड़े बड़े होते हैं, मतलब साइज में बड़े होते हैं, लंबाई में थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये भाई छोटे जी हैं और ये हमारे बड़े हैं। अरे भाई बड़े थोड़े बड़े बनाते हैं, ओके बड़े हैं ये। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी को अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जो जानकारी है हमारे पास वो तो है, परंतु इससे भी अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह होते हैं किसी चीज का विवरण करना। कहने का अर्थ है जब हम ऐसे लिखते हैं कि निम्नलिखित वाक्य का यह अर्थ है, और फिर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं, उसका विवरण करते हैं। ठीक है, अब आता है उद्धरण चिन्ह। जब हम किसी की कही गई बातें को ज्यों का त्यों लिखते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि नरेशन पढ़े थे ना आपने, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे। डायरेक्ट स्पीच को हम दो डब्बे इन चिन्हों में बंद कर देते हैं, आपको पता ही होगा ना। हम यहाँ पर चिन्ह और वहां पर चिन्ह लगा के एक वाक्य को बंद कर देते हैं और फिर उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो जो डायरेक्ट होते हैं ना, जैसे कि द मदर सेज और फिर वो पूरा वाक्य बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे कि द मदर सेज व्हाई आर यू डूइंग, द मदर सेज व्हाई आर यू डूइंग। तो यहाँ पर व्हाई आर यू डूइंग को हमने इन चिन्हों में बंद कर दिया क्योंकि मदर ने कहा था, और डायरेक्ट स्पीच है, इसे आप इनडायरेक्ट बनाओ या ना बनाओ वो आपकी इच्छा। ठीक है, अगर आपको बताना हो तो यहाँ पर डायरेक्ट बोले है, डायरेक्ट स्पीच बोली है, वो क्या है, मदर की बात कही गई है ना, वही की वही है। मतलब माँ ने जो जैसा कहा ना वही लिखा गया है। हमने अपने शब्द ना ही जोड़े हैं ना ही मदर के साथ कोई बदले हैं। जो मदर ने कहा सिर्फ वही लिखे हैं कि मैंने वाई आर यू बोलता ना, वाई आर यू डूइंग, अरे सॉरी भाई, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर जो ये शब्द, ये वाक्य थे, ये मदर ने जयो के त्यों बोले थे और मैंने वैसे ही लिख दिए हैं, मैंने कोई चेंज नहीं की। और ऐसे ही जब हम इन्हें बंद कर देते तब उसका उदाहरण चिन्ह से, वहां पर तो इन्वर्टेड कोमास बोल देते हैं परंतु हिंदी में तो उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि गांधी जी ने मरते वक्त कहा हे राम, तो हे राम जब बोला है ना, तो ये गांधी जी ने मरते वक्त कहा था हे राम। हमने इसमें ना ही कोई चेंजमेंट की है ना ही कुछ अपने शब्द जोड़े हैं, जो उन्होंने कहा था सिर्फ वही लिखा है। इसलिए इन्हें हम ये इन्वर्टेड कोमास मतलब उदाहरण चिन्ह में बंद कर देते हैं लिखते समय। कोष्टक चिन्ह होते हैं अतिरिक्त व्याख्या करने के लिए। कहने का अर्थ है कि महात्मा गांधी, मैंने बोला महात्मा गांधी, और थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए, भाई आपको समझ में नहीं आया महात्मा गांधी कौन है, तो लिखिए हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, कैसे बोलते हैं राष्ट्रपति। अगर आपको राष्ट्रपति समझ में नहीं आया हो तो हम लिख देते हैं महात्मा गांधी। इससे पता चल जाता है, देखो दोनों का मतलब तो एक ही है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, महात्मा पिता राष्ट्रपिता थे, तो मतलब दोनों का मतलब तो वही है। परंतु बताने के लिए, एक्स्ट्रा बताने के लिए, ताकि आपको समझ में ना आया हो तो इसे समझ लीजिए, ये वाला इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं कोष्टक चिन्ह। ठीक है, ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं, कोष्टक हिंदी में। लाघव चिन्ह संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, जब हम किसी चीज को संक्षिप्त में लिखते हैं, जैसे डॉक्टर है, जब डॉक्टर को कैसे लिखते हैं, डॉक्टर को हम ऐसे करके ऐसे लिखते हैं ना, लिखते हैं। इसे क्यों लिखते हैं? ताकि संक्षिप्त रूप में लिखा जा सके, इसलिए लिखते हैं, ताकि भाई बड़ा लिखेंगे टाइम लगेगा, आपके पास टाइम भी नहीं है, टाइम की बहुत कमी है सबके पास, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। मतलब जब किसी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना हो, छोटा करके लिखना हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। हंस पद क्या होता है? छूटे गए वाक्य को दोबारा लिखने के लिए। कहने का अर्थ है, देखो छूटे गए शब्दों को दर्शाने के लिए, वाक्य भी दर्शा सकते हैं, शब्द भी दर्शा सकते हैं। जब हम कोई भी वाक्य लिख रहे हो और उसमें से कोई भी आप कोई चीज भूल जाते, क्योंकि आपको भूलने की तो बीमारी है, तो अगर आप वहां से कुछ भी भूल जाते हो, अगर आपको कुछ लिखना हो बस आपको याद है अरे हाँ मैं ये भूल चुका हूँ, मुझे लिखना है दोबारा, तब आप ये कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, वैसे आजकल तो एरो लगा के लिख देते हैं, पर तो रियल में ऐसे दिखाई देता होगा आपको। यहाँ पर बस बीच में ये जो एरो का साइन होता है ना, ये नहीं होता है इसके अंदर, ये आप लिखते हो ना, पर ये होता नहीं है, इसे ही मिटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं समास। समास क्या होते हैं? समास होते हैं दो या दो शब्द जब जुड़ जाते हैं और आपस में
दो या दो से अधिक शब्द जब जुड़ते हैं और कोई नया शब्द फॉर्म करते हैं, कोई नया शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे कि राज, राज क्या है? राज, राज एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, राज राजा को भी कह सकते हैं, राज शासन को भी कह सकते हैं, इसका अपना अलग अर्थ है। पुरुष, पुरुष भाई पुरुष होते हैं, जो भी आम व्यक्ति आदमी, ये पुरुष ही होते हैं। जब हम राज का अर्थ अलग होता है, पुरुष का अर्थ अलग होता है। जब हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं और एक राज पुरुष बनाते हैं तो इसका अर्थ होता है राजा का पुरुष। उनका अपना अपना अलग अर्थ था, परंतु आपस में जुड़ गए तो उनका अपना अलग अर्थ हो गया, राजपुरुष बन गया। राजपुरुष का अर्थ होता है राजा का पुरुष। इससे क्या होता है कि वे दो शब्द थे परंतु बस जुड़े तो नया शब्द बना है राजपुरुष। ठीक है। नील है, नील क्या होता है? नीला को कहते हैं कमल, कमल फूल, कमल का फूल कहते हैं। इन्हें जोड़ा तो नील कमल बना दिया, मतलब नीला रंग का फूल। ठीक है, ये अपना नया शब्द बना देते हैं आपस में मिलकर, इसे कहते हैं समास। ये होते हैं भाई हमारे 6 प्रकार के अव्ययभाव समास। क्या होते हैं? एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं समास के बारे में, तो याद करके जाना ठीक से। अव्ययभाव समास वे समास होते हैं जहां पर पहला पद अव्यय होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन यथाशक्ति, प्रतिदिन होता है, यहाँ पर पहला पद प्रति है, तो पहला पद तो पता ही होगा ना क्या होता है? पहला पद, पूर्व पद, उत्तर पद, ये पता ही होगा ना। देखो यहाँ पर प्रतिदिन में प्रति हमारा पूर्व पद है और दिन हमारा उत्तर पद है। प्रति हमारा पहला पद है, दिन हमारा दूसरा पद है, ध्यान रखना। इसे पूर्व को पहला कहते हैं, उत्तर को दूसरा कहते हैं। यहाँ पर प्रति ऐसा शब्द है जिसको हम ना ही तो बदल सकते हैं, मतलब बदल ही नहीं सकते, ना ही उसे संज्ञा या ना ही उसे लिंग, मतलब उस पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बदलते नहीं है। परंतु जो हमारे दूसरे पद होते हैं वो बदल सकते हैं। जैसे दिन, दिन है, वो बदल नहीं सकते, ना बदल सकता, वहां पर मैं ध्यान नहीं देना ना, हमें तो पहला शब्द देखना है कि पहला पद कौन सा। अगर पहला पद अव्यय हुआ, ठीक है, अव्ययवाची समास है। अगर ना हुआ तो आगे में से कोई मिलेगा। ठीक है, तो वह प्रति है भाई, प्रति एक ऐसा शब्द है जो ना ही बदल सकते हैं। बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। क्या प्रति को प्रतो बोल सकते हैं? क्या प्रति का प्रीति हो सकता है? प्रीति भाई एक लड़की का नाम हो गया, पर प्रति का तो बदल ही नहीं सकता, तो क्यों बदलना है हमें? दिन, दिन बदल सकता है, दिन का रात हो जाएगा, दिन का दिनों हो जाएगा। तो इसलिए दिन, यहाँ प्रति हमारा अव्ययभाव है। यथाशक्ति, यथा नहीं बदल सकते पर शक्ति का शक्ति कर सकते हैं। शक्ति बदल जाएगा परंतु यथा नहीं बदलेगा, यथा हमारा अव्यय है, इसलिए अव्ययभाव समास है। तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जहां पर दूसरा पद, कहने का है उत्तर पद क्या होता है? प्रमुख होता है। जैसे कि धर्म युक्ति से प्रमुख है, रसोई घर, घर इसमें मेन है, राजपुरुष, पुरुष में मेन है। ये हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में पुरुष भी मेन है। तत्पुरुष समास खुद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे, अगर इसकी एक ट्रिक है, अगर इसका अगर विग्रह करते हैं, तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे, तब इसमें अगर कोई कारक चिन्ह मिल जाता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि धर्मयुक्त, धर्म से युक्त, रसोई घर, रसोई का घर, राजपुरुष, राजा का पुरुष। ये देखो धर्म से, रसोई घर में रसोई का घर का, राजा का पुरुष का से, ये क्या है हमारे? ये हमारे कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह है तो उसका मतलब ये हमारा तत्पुरुष समास है। कर्मधारय वे होती हैं जहां पर जब इसका विग्रह करती हैं तो है जो आता है। इसकी एक ट्रिक है, जब इसका विग्रह करोगे तो है जो आएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा। महादेव, महान है जो देव। इनका हमने विग्रह किया तो है जो में तो मतलब विग्रह करते समय है जो आता है इसके अंदर, और आया इसके अंदर। ये एक ट्रिक है, ये कोई डेफिनेशन नहीं आप लिख रहे हो, नहीं डेफिनेशन नहीं है कोई। जैसे कि वैसे कर्मधारय समास ये होता है जहां पर विशेषण विषय उप में उपमान का बोध हो, ये पाए जाती हो, वो होता है हमारा कर्मधारय समास। जैसे कि नील कमल, नीला है जो कमल, है जो एक ट्रिक हो गई, और इसका अर्थ जो है उसके बल पे देखा जाए तो नीला है जो कमल। यहाँ पर नील क्या है? नीला क्या है? नीला हमारा विशेषण है जिसने कमल मतलब संज्ञा की विशेषता बताई है। ठीक है, परंतु हमें विशेषण तो देखना है, मतलब विशेषण है इसके अंदर, विशेषण है ना इसमें, जहां पर विशेषण विषय पाया जाए तो विशेषण है, इसका मतलब ये क्या है? हमारा कर्मधारय है। यहाँ इसमें नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता बताए कि वो नीला है। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल की विशेषता, मिर्च की विशेषता बताए कि वो लाल है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताएगी वो काली है। तो जहां पर विशेषता बताई जाती है उसे कर्मधारय, जहां पर तुलना की जाती है ना, वहां पर भी कर्मधारय आता है।
द्विगु में जहां पर पहला पद क्या हो, कोई संख्या हो, कहने का अर्थ है जो पहला पद कोई काउंटिंग हो, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 1000, ये सब क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, जहां पर देखो दो पैर में दो है, दो काउंटिंग है, पंच पांच दो काउंटिंग ही तो है, तो द्विगु समास है। द्वंद्व समास यहाँ पर दे रखा है जहां पर विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द पाए जाते हैं, वो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास ये होते हैं जहां पर विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दादा चाची, नाना नानी, ये सब क्या होते हैं, विलोम शब्द ही तो होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है। अगर ऐसा मुश्किल कोई भी आ जाए, कोई भी मुश्किल सा वर्ड आ जाए और आपको समझ में ना आए कि विपरीतार्थक है भी या नहीं, तो इसका क्या करो, विग्रह कर लो। अगर इसका विग्रह करोगे, तोड़ोगे, तो वहां पर आपको कोई ना कोई समुच्चय बोधक अवयव जरूर मिलेगा। समुच्चय बोधक अवयव जैसे कि और, एवं, किंतु, परंतु, मतलब किंतु परंतु मैं भी वाले और एवं, ये ज्यादातर यही मिलते हैं, ज्यादा और बड़े बड़े नहीं मिलते हैं। और एवं टाइप की आपको कोई समुच्चय बोधक अवयव मिलेंगे। ये अवयव होते हैं जो जोड़ते हैं, जो संयोजन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास ये होते हैं जहां पर एक ऐसा शब्द जो किसी और की तरफ इंडिकेट कर रहा है, खुद जो है वो तो नहीं, परंतु किसी और की तरफ इंडिकेट जरूर करता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये बोला, अगर इसका इस तरह से विग्रह किया तो ये कर्मधारय हो गया। परंतु सब इसका इस तरह से विग्रह करती हैं, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव, तो मतलब यहाँ पर नीलकंठ जो था ना, उसका अपना अलग मतलब था, मतलब नीला रंग का कंठ, उसका अपना अलग मतलब था। परंतु ये कर्मधारय में जाकर क्या हो गया, वो तीसरी तरफ इंडिकेट कर रहा है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, शिव जी की तरफ इंडिकेट किया गया है यहाँ पर, मतलब किसी तीसरे की तरफ बताया जाता है। यहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होते हैं। दश आनंद, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो रावण की तरफ इंडिकेट किया गया है, जबकि इसके 10 आनंद, कोई 10 आनंद जो था 10 सरों वाला, हम ऐसे बोल सकते थे, परंतु यहाँ पर किसी तरफ इंडिकेट कर दिया, रावण की तरफ। ओके, तीसरे की तरफ इंडिकेट संकेत करा जाए, वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास। आप देखो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास एक जैसे ही लगते हैं आपको, कि नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ है, नीलकमल है, ये भी आ जाता है इसके अंदर ज्यादातर, है ना। पर यहाँ पर आप ध्यान देना, अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि नीलकमल है और ऑप्शन में दे दिया बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, तो आप क्या करोगे। तो मैं बता देती हूँ कि एग्जाम वाले इतनी बेवकूफ नहीं है कि उन दोनों में से कोई देगा, मतलब इन दोनों ऑप्शन एक साथ दे देंगे, नहीं देंगे। अगर आपको नीलकमल मिलेगा और नीलकंठ जैसे वाक्य मिल जाए जो दोनों के अंदर लग सकते हैं, तो वो इन दोनों में से सिर्फ एक ही क्या देगा, वो ऑप्शन देगा, दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं देगा। आप अब आते हैं हमारे अलंकार। अलंकार क्या होती हैं, अलंकार होती हैं, देखते हैं हमारा अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार देखो, जैसे स्त्री को सजने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उनसे उनकी शोभा बढ़ती है, वैसे हर व्यक्ति की शोभा उनके कर्म से बढ़ती है, परंतु फिर भी लोगों ने बना रखा है, तो देख लो। तो वही जैसे ही स्त्री को सजने के लिए आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सुंदर दिखने के लिए आभूषण यूज कर जाते हैं उनके लिए, उसी प्रकार एक वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अलंकार समझिए ना, क्या होते हैं, मतलब किसी वाक्य है उसको थोड़ा सुंदर और बेहतर बनाने के लिए हम जिन वाक्य शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं अलंकार। इसके भाई भेद है, पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होती है, ये जो भेद लिख रखे मैंने, ये पॉपुलर भेद है, याद कर लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला उपमा अलंकार क्या होती है, अगर इसकी डेफिनेशन देखो, तो जो तुलना करे किस चीज की, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो समान तुम्हारे मुख की और चंद्रमा की तुलना की गई है, यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। अगर ट्रिक के साथ देखा जाए, अगर आपको ट्रिक जाननी हो, दिमाग नहीं लगाना हो, तो ट्रिक है कि जहां पर सा से सम, सरित और समान आ जाए तो वो हमारा उपमा अलंकार होगा। जैसे कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, समान आ गया मतलब उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, इस तरह के वाक्य आ जाते हैं, तो यहाँ पर इस ट्रिक से पहचाना जा सकता है। सरिस का अर्थ होता है, सरिस आ गया ना, मतलब ये उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार वे होते हैं जहां पर योजक चिन्ह आ जाए। जिस भी वाक्य के अंदर इस टाइप का जो चिन्ह है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर इस टाइप का जो चिन्ह है, ऐसे चिन्ह आ जाए तो वो हमारा होता है रूपक अलंकार, योजक चिन्ह जिसे बोलते हैं। जैसे कि चरण कमल बंधु हरिराय, यहाँ पर ये सब चिन्ह आ गए तो मतलब रूपक अलंकार है। उत्प्रेष जन जनु जानो, मन मनु मानो,
मनहु जनहु ऐसे शब्द आ जाए जहां पर दो उत्प्रेक्ष अलंकार होगा वो, ठीक है। मतलब जहां पर भी इस टाइप के शब्द आ जाए तो हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार कहलाएगा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल इसे पहचान सकते हो। ओके, सिर फट गया उसका मानो और रंगा घड़ा हो, तो यहाँ पर मानो से पहचान लिया कि ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। अतिशयोक्ति यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है, जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका से जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार, थोड़ी बड़ा चढ़ा के बात की जाती है। देखो इसके अंदर, अब हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई, ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। ये बड़ा चढ़ाकर बात कर देते हैं ना, तो इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि एग्जाम्पल है, आपकी मम्मी ने आपको नहीं, आपकी मम्मी को आपको 2-3 आवाज देती है कि भाई आ जाओ, भैया आ जाओ, खाना खा लो, आप नहीं सुनते हो, और आप आपकी मम्मी वहां पे जाकर 2 थप्पड़ मार कर कहती है कि मैंने तुम्हें 50 आवाज दी परंतु तुमने सुनी नहीं। तो मम्मी क्या करती है, अतिशयोक्ति अलंकार बहुत बहुत यूज करती है, जबकि माँ ने 2-3 आवाज दी थी परंतु बोल देती है कि 50 आवाज दी थी, बोलते हैं ना, इसका रिलेटिव। देखो अतिशयोक्ति अलंकार समझ गए आप। मानवीकरण होता है जहां पर प्रकृति की चीजें आती है, मतलब जहां पर प्रकृति से रिलेटेड कोई वाक्य बोल देते हैं ना, तो वो मानवीकरण अलंकार हो जाती है। जहां पर प्रकृति की बात हो वो मानवीकरण होते हैं। जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल और कलियां प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति की चीज है, तो यह हमारा हो गया मानवीकरण अलंकार। ठीक है, एक बात तो बता देती हूँ उसके बारे में, मानवीकरण अलंकार के बारे में। यहाँ पर क्या होती है कि ह्यूमन की जो भी चीजें होती है, ह्यूमन की, जैसे कि हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, उन चीजों को क्या करते हैं, वो प्रकृति की तरफ, मतलब प्रकृति के वाक्य में डाल देते हैं, प्रकृति को ह्यूमन से अगर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, यहाँ पर फूल हंसना, फूल का हंसना, क्या फूल हंसते हैं? नहीं हंसते। कलियां क्या मुस्कुराती है? नहीं मुस्कुराती है। ह्यूमन हंसती है, मुस्कुराती है, परंतु फूल प्रकृति नहीं कुछ करती, मूवमेंट नहीं करती है, परंतु फिर भी यहाँ पर उसका वाक्य को सुंदर बनाने के लिए डाल देते हैं कि मानवीकरण अलंकार हो गया। क्योंकि भाई पता तो है ना, बताया था मैंने आपको अलंकार क्या होते हैं। सुंदरता बढ़ाने के लिए कोई भी शब्द यूज कर देते हैं, तो ऐसे इसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रकृति को मुस्कुरा दिया और हंसा दिया। अब आते हैं काल। काल क्या होते हैं? काल आपका समय, काल समय होता है। समय एक अनमोल घड़ी होती है जिसका हमेशा में पालन करना चाहिए, जो कि आप नहीं करते हो, आपको करना चाहिए। ठीक है, काल होती है जो समय का बोध कराए, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार की होती हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। कहने का अर्थ है जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये वर्तमान काल होगा क्योंकि हम इस समय अपना वो कार्य कर रहे हैं। गुड, आपको करना भी चाहिए। ठीक है, हम अब काम कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, ये सब हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, तो ये वर्तमान काल। अब मैं कहूँ कि मैंने आपको कल अलंकार पढ़ाए थे, तो वो मैंने कल पढ़ाए थे, वो काम हो चुका है, अब वो दोबारा नहीं आएगा। अब मैं बोलूं कि मैं आपको कल समास पढ़ाऊंगी, तो मैं पढ़ाऊंगी, क्या पता बीमार हो जाओ, ना भी पढ़ा पाओ, क्या पता आप कहीं अपने नानी के घर जा रहे हो, आप ना पढ़ पाओ, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये हो सकता है, संभावना जो होती है वो विषय काल में होती है। भविष्य काल जो होता है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। वर्तमान में हमें पता चल रहा है, भाई पता होता है कि हाँ चल रहा है ये काम, मतलब फिर भी उसके बारे में टोटली नहीं पता होता है। भूतकाल के बारे में बिल्कुल टोटली पता होता है कि हाँ ये काम हो चुका है, तो हमें पता है इसके बारे में। ठीक है, समय काल, समय समझ गए आप कि जो भी काम हम कर रहे होते हैं, चाहे वो बीत चुका हो, चाहे वो आएगा, चाहे वो चल रहा हो, चलना, बीतना, आना, ये सब क्या है? ये काल एक समय है। 3 प्रकार के समय बता दिए मैंने आपको। वह स्कूल जा रहा है, वर्तमान काल है क्योंकि वो जा रहा है। वह स्कूल गया था, भूतकाल है क्योंकि बीत चुका है। वह स्कूल जाएगा, भविष्य काल है क्योंकि वो जाएगा भी, गया नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अलंकार नहीं, मैंने आपको कंप्लीट हिंदी ग्रामर पूरी पढ़ा दी है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मुझे आपको पहले बता देनी चाहिए थी, पर तो मैं आपको बता देती हूँ। सुनो कि मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसका नाम हिंदी वर्ड सीरीज था। इस सीरीज के अंदर मैं क्या करती थी कि जितने भी हिंदी ग्रामर की टॉपिक्स थे, उन टॉपिक में से कोई भी दो टॉपिक उठाती थी, उन 2 टॉपिक के बीच करवाती थी फाइट, जंग करवाती थी, और उन्हें जंग तो करवाती थी परंतु दोनों को डिफाइन भी ढंग से करती थी, अच्छी तरह से करती थी, और उन्हें पढ़ाती भी थी, और उन्हें एग्जाम्पल डिफाइन भी ढंग से करती थी बैठी।
ठीक है। तो मतलब मैंने ऐसे कर करके सारे टॉपिक करवा दिए आपकी हिंदी ग्रामर, जितने भी टॉपिक थे वो मैंने जंग के साथ उन सभी को डिफाइन करके समझा कर जिस तरह से करवा दिए हैं। साथ में उनके भेद एक अलग वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारे हिंदी ग्रामर टॉपिक के उनके भेद करवाए। एक अलग वीडियो जिसके अंदर मैंने सभी की एमसीक्यूज करवाए। एक अलग वीडियो है जिसके अंदर मैं ये हिंदी ग्रामर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये हमारी लास्ट और अंत की वीडियो है हमारी इस सीरीज की। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। और हो सके तो हमारी जो बीत चुकी है, जो भूतकाल में मैंने आपको करवाई थी वीडियोस, वो अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो इस सीरीज के अंदर, जिसका नाम हिंदी वॉर सीरीज है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।